वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर से हम बात करने लगे हैं जी, ये जो रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं इस हवाले से, और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे जो है वो काउंटर किया जा सकता है। कि जो आप रेप केसेस देखते हैं कभी पाकिस्तान के अंदर, कभी इंडिया के अंदर, कभी बांग्लादेश के अंदर, तो ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो एक साइकिल चल रहा है इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। और केस स्टडी के तौर पर हम देखेंगे जो कलकत्ता का रेप केस है उस वो आप देख रहे हैं मोस्ट रिसेंट है, और वहां पे क्या हुआ और उसके बाद वहां पे जो हालात बने हुए हैं अभी इंडिया के अंदर, तो उसको हम सामने रख के साथ में पाकिस्तान के अंदर भी इश्यूज हो रहे हैं तो उसको हम डिस्कस करते हैं। द कलकत्ता रेप केस इज नॉट जस्ट अ ट्रेजेडी, इट इज सिस्टमैटिक बार्बरिज्म। ठीक है, ये एक ट्रेजेडी, एक हादसा, एक अकेला सिंगल हादसा नहीं है बेसिकली, बल्कि ये क्या है, ये सिस्टमैटिक बार्बरिज्म है। ये एक सिस्टम के तहत एक बाकायदा जो है वो हम ये देख रहे हैं कि वहशियानापन है या एक जंगलीपन है जो हम देखते हैं बार बार हमें जो है वो देखने को मिलता है रेप केसेस के अंदर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये एक इंडिविजुअल केस नहीं है कि आप ये कहें कि आप इसे एज ए इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे, नहीं, बल्कि ये एक चेन है, ये एक लॉन्ग साइकिल है जिसको आपको जो है वो डीकोड करना पड़ेगा पहले, और फिर आप इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। कि आपने देखा कि कलकत्ता के अंदर अभी क्या हुआ कि एक फीमेल डॉक्टर जो है, जो उनके साथ क्या हुआ, उनको रेप किया गया, उनका मर्डर किया गया, उसके बाद उनकी असल्ट हुई। ठीक है, इसी तरह से आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी ये मामला चलते रहते हैं। तो ये क्या हो रहा है यहाँ इन सोसाइटीज के अंदर, इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसे इसे काउंटर किया जाए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बेसिकली जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है जिसे हम केस स्टडी के तौर पे देख रहे हैं वो क्या है जी, अ हॉरिफिक क्राइम दैट शॉक द नेशन। कि भाई वो कौन सा क्राइम है जिसने शॉक किया नेशन को, वो ये कलकत्ता का जो रेप केस है जिसके अंदर हमने देखा रेप और मर्डर जो है वो किया गया एक 31 ईयर ओल्ड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनी का। ठीक है जी, कलकत्ता आरजी कर मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ पे, और 9 अगस्त को ये इशू होता है। ठीक है, 9 अगस्त 2024 को। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई क्या हुआ जी, कि ये मोस्ट ब्रूटल फेमिसाइड इंसिडेंट है। किसे माना जाता है कि ये और भी हादसा हुए, लेकिन इसको इंडिया के लिहाज से अगर हम देखें या हम इस लिहाज से देखें तो यहाँ पे एक तो रेप हुआ, ठीक है, दूसरा गैंग रेप हुआ, ठीक है जी, और तीसरा हम ये देखते हैं उसके बाद किलिंग हो गई, और किलिंग के साथ असल्ट हो गई कि लाश की वो हालत कर दी गई कि वो पहचानी नहीं जा रही थी। तो स्टार्ट पे आपने देखा कि कहा गया कि एक ही बंदे ने रेप किया, फिर बाद में कहा नहीं भाई मल्टीपल्स हैं। जब रिपोर्ट आई तो उसके ऊपर अभी भी आप देख ले कि वहां पे बीजेपी डिमांड कर रही है ममता बनर्जी से, जो कि वहां पे बंगाल की जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आप रिजाइन करें। जब तक आप रिजाइन नहीं करेंगे हम प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे। तो वहां पे हालात अभी खराब हैं, ट्रेन को रोका जा रहा है, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में आ गए, डॉक्टर्स ने इतनी प्रोटेस्ट की कि भाई हमें जब तक कुछ सेफ्टी मेजर्स नहीं दिए जाएंगे हम तब तक जो है वो वापस काम पे नहीं जाएंगे। तो उन्होंने पूरी सोसाइटी को हिला दिया। तो ये जो केसेस हैं ये बार बार होते हैं, पूरी सोसाइटी को हिलाते हैं फिर खत्म हो जाते हैं, फिर हिलाते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। सो इससे जो लर्निंग है वो नहीं हो पा रही, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो ये हम ये देख रहे हैं कि भाई ये केस भी हुआ, इसके अंदर भी एक तो किलिंग भी हुई, साथ में जो है रेप, और वो भी गैंग रेप, और फिर उसके बाद क्या किया गया। हालांकि अब वो देखें एक मेडिकल की जो है वो ट्रेनी थी, ठीक है जी, तो एक हॉस्पिटल के अंदर इस तरह का इंसिडेंट होता है तो उसके बाद प्रोटेस्ट हुई, स्ट्राइक्स हुई, हेल्थ केयर सर्विसेज जो है उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर हड़ताल कर दी कि भाई हम जो है वो काम नहीं करेंगे जब तक जो है आप जो है वो हमें जस्टिस नहीं देते या हमारा कोई पैरामीटर जो है तय नहीं करते सेफ्टी के हवाले से। और स्टार्ट में कहा गया कि एक पुलिस वॉलंटियर शामिल है, और बाद में पता चला कि भाई ऐसा तो नहीं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे और खास करके पावरफुल लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें हम देखते हैं कि जब भी इस तरह का केस होता है तो कहीं पावरफुल लोग ही इन्वॉल्व होते हैं। अब आप इस बात को समझिएगा कि ज्यादातर हम ये देखते हैं कि वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनकी अप्रोच है, जिसकी पहुंच है। तो हम इसे क्यों कह रहे हैं कि ये सिस्टमैटिक बार्बरिज्म है, इसको आपको समझने में हेल्प होगी। देखिए, सिस्टमैटिक जेंडर इनइक्वालिटी इन द सब कॉन्टिनेंट के इस टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि जो रेप केसेस हैं हमें ये क्या बता रहे हैं कि भाई एक सिस्टमैटिक जेंडर इनइक्वालिटी है यहाँ पे गो के मौजूद है। अब हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो देखिए वहां पे अगर हम देखें तो हिंदुइज्म है मेजॉरिटी में, पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पे जो है वो इस्लाम है। अब इस्लाम भी वुमेन की रिस्पेक्ट की बात करता है, ठीक है, औरत के हुकूक की बात करता है, हिंदुइज्म के अंदर भी बात होती है। सो मजहब का प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम प्रॉब्लम देख रहे हैं तो कहीं कल्चर के अंदर प्रॉब्लम है जो दोनों के अंदर कहीं ना कहीं शेयर हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, इंडिया के अंदर हो, इवन बांग्लादेश के अंदर हो। तो ये एक ही हिस्ट्री और एक ही शेयर कल्चर जो है वो शेयर करते हैं किस जमाने में। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं यहां पे कल्चर के अंदर कहीं ना कहीं कोई इशू आ रहा है जिस वजह से ये प्रॉब्लम है। मजहब के अंदर इशू नहीं है, ना हिंदुइज्म के अंदर ना इस्लाम के अंदर, ठीक है, क्योंकि मजहब तो कोई अलाउ नहीं करेगा कि आप ये काम करें।
तो यहां पे हम देखते हैं कि ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो हमारे कल्चर के अंदर है। बेसिकली मजहब अलाउ कर रहा है लेकिन कल्चर के अंदर है, जिसमें हम औरतों को कमतर समझते हैं। और औरतों को क्या समझा, देखिए जो ये बताया जा रहा है ना कि भाई डीप रूटेड अगर सोसाइटल इनइक्वालिटीज हमें देखेंगे तो हमें उसमें हिस्ट्री का भी जिक्र देखने को मिलेगा कि तारीखी तौर पे कैसे औरतों को कमतर समझा गया और कैसे जो है उनको स्पेसिफाई कर दिया गया, उनके रोल्स को स्पेसिफाई कर दिया गया और उनको सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई किया गया, सिर्फ सेक्सुअली, ठीक है जी, उनको ऑब्जेक्टिफाई किया, चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज ने किया, चाहे बड़े बड़े लोगों ने जो है वो उन्हें इस्तेमाल किया। लेकिन ये हम देखते हैं सब कॉन्टिनेंट का एक कल्चर के तौर पे हमें देखने को मिला। तो औरतों के लिए यहां पे मिसोजिनी का एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि औरतों को कमतर समझना, ठीक है, और औरतों से नफरत। समझ गए हैं? एक तो औरतों से नफरत मर्दों की कि भाई हम सुपीरियर हैं और औरत कम है, तो इसका मतलब है जब आप किसी को कम समझते हैं तो वो एक नफरत का ही इजहार है कि ये मेरे से कम है बेसिकली, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं मिसोजिनी है बेसिकली, या फिर उनके जो उनको लेके जो रवैया है मर्दों का वो डिफरेंट है, वो अपने साथ बराबरी नहीं समझते इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो हम ये देखते हैं। दूसरा हम यहां पे क्या देखते हैं जी, हम पेट्रार्चियल कल्चर देखते हैं, पेट्रार्चियल नॉर्म्स देखते हैं, ठीक है जी। ये जो पेट्रियार्कल नॉर्म्स हैं, ठीक है, पेट्रार्कियल नॉर्म्स जो हैं, इनको हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं पिदराना निजाम इसे कहा जाता है, ठीक है जी। पिदराना निजाम बेसिकली क्या है कि देखिए पिदराना निजाम का कॉन्सेप्ट ये है कि एक घर है, उस घर के अंदर जो उसका रिस्पॉन्सिबल है वो बाप है, ऐसे ही है। सो इसी तरह से हम अगर देखते हैं तो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर किसी बड़ी पोजीशन के ऊपर अगर कोई बैठा हुआ है तो वो मर्द है, मल्टीनेशनल कंपनीज में बैठा हुआ है मर्द है, गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं मर्द हैं, हर पावरफुल पोजीशन जो है वो मर्दों के पास है। तो ये पेट्रार्कल जो कल्चर है, ये नॉर्म्स हैं, ये बता रही हैं कि जो ताकत है बेसिकली पिदराना निजाम के तहत वो सारी की सारी मर्द के पास है। सो इसलिए मर्द खुद को वैसे ही सुपीरियर समझता है। तो ये चीज हम देखते हैं यहां पे हमें जो है वो देखने को मिलती है, कहां पे जी, सब कॉन्टिनेंट के कल्चर के अंदर। और यही वजह है कि यहां पे वुमेन की सेफ्टी और डिग्निटी जो है वो यहां पे हमें देखने को नहीं मिलती, ठीक है। एक तो हम ये देख रहे हैं। दूसरा देखिए ये प्रॉब्लम कहां पे है, सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है। अब हमने जैसे कहा कि भाई इंडिया के अंदर अगर हिंदू हैं तो मजहब तो अलाउ नहीं करता, या पाकिस्तान के अंदर अगर मुसलमान है तो इस्लाम भी अलाउ नहीं करता। तो सिस्टम तो दोनों का एक ही जैसा है। दोनों ने ही जो सिस्टम लिया वो कहां से लिया, अंग्रेजों से लिया, ऐसे ही है ना। सिस्टम हमारे पास जो आया वो अंग्रेजों से आया, तो इसका मतलब वो जो सिस्टम है वो हमारे कल्चर के साथ मर्ज नहीं कर सका। इस वजह से हमने यहां पे जो है वो खराब कर दिया इसको, कि सिस्टम और था या और है और हमारा मजहब हमें कुछ और कह रहा है, जिस वजह से हम जो है वो कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो गए और हम ये कॉन्सेप्ट समझने से पीछे रह गए कि औरतों के जो है वो राइट्स क्या हैं। अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि ये आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, बल्कि ये एक डिस्टर्बिंग पैटर्न है, ठीक है। ये जो हम इसको कह रहे हैं ना, ये सिस्टमैटिक बार्बरिज्म है, ये एक वहशियानापन जो है ये एक सिस्टमैटिक वे के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे कलकत्ता को हमने यहां पे केस स्टडी के तौर पे लिया, इसी तरह से आप देखिए दिल्ली के अंदर 2012 में केस हुआ, ट्रेन के अंदर गैंग रेप हो गया, ठीक है जी, वो कैसे हो गया और उनको भी इसी तरह से बचाने की कोशिश की गई। फिर आप देखिए लाहौर सियालकोट मोटरवे के ऊपर पाकिस्तान में इंसिडेंट हुआ, औरत के साथ गैंग रेप हुआ, उनको बचाने की कोशिश की गई, ठीक है। फिर कराची मुल्तान मोटरवे के ऊपर इसी तरह से हुआ, ट्रेन के ऊपर, ठीक है जी। तो हम देख रहे हैं कि ये बार बार हो रहे हैं। सो यहां पे ये केसेस चाहे इंडिया के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो, एक साइकिल हमें, एक सिस्टम हमें देखने को मिलता है। सिस्टम का मतलब होता है जो खुद को रिपीट कर सके। अब सिस्टम क्या है कि जो भी रेप करता है वो है पावरफुल। सबसे पहली चीज आप ये देखिए, उसका केस लटकाया जाता है और जो वकील उन्हें मिलता है एक ही मशवरा देता है, भाई इसे दिमागी पागल कह दो। अब पाकिस्तान में मोस्ट रीसेंट जो इंसिडेंट हुआ, आपने देखा बाप और बेटी को जो कुचल दिया गया पावरफुल लोगों की तरफ से, ठीक है। तो वो औरत, उसके वकील ने क्या कहा, ये तो दिमागी पागल है भाई, ठीक है ना। अब ये जो केस हुआ कलकत्ता के अंदर, उसमें भी कहा गया कि ये दिमागी पागल है, समझ रहे हैं। सो इसका मतलब सबसे पहले वकीलों के पास एक ही तरीका है कि यार इनको पागल बना दो और जो है बस केस खत्म हो जाएगा। अब जाहिर बात है पागल तो 10 कत्ल कर दे, 20 कत्ल कर दे और मेडिकल की रिपोर्ट लेके आ जाओ। सो प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है, समझ रहे हैं बात को, कि ये जो वकील है, मैं तो कहता हूं इन वकीलों को टांगा जाए, इनको पूछा जाए कि तुम लोग ऐसे केस क्यों लेते हो जो सोसाइटी में तुम्हें पता भी है कि ऐसा कुछ नहीं है और पागल बनाते हो जबरदस्ती में। तो सबसे पहले ये पावरफुल लोग हैं। फिर होता क्या है जी, ये रेप करते हैं, ठीक है। रेप के बाद ये क्या करते हैं जी, मर्डर भी कर देते हैं। इन्हें डर भी है,
रेप करते हैं और छोड़ नहीं सकते कि भाई छोड़ेंगे तो फिर ये बताएंगे और फिर हमारा इंसल्ट होगी, पकड़े जाएंगे, कुछ भी, उस खौफ से ये मार देते हैं, ठीक है। चाहे वो आप उन्हें कहें मारा इसलिए कि साइकोपैथ था, फिर इंसल्ट होती है, फिर बॉडी जो है उसकी शिनाख्त के काबिल भी नहीं छोड़ते कि भाई बॉडी के हालात ये कर दी, उसके ऊपर गुस्सा निकाला, ठीक है। और फिर हम ये देखते हैं कि ये साइकिल हमें रिपीट होता दिखाई देता है। और ये जो रेप होता है करता कौन है जी? कोई ना कोई गैंग होगा, यानी मिलके कर रहे हैं, 2-4 लोग या 8-10 लोग मिलके कर रहे हैं। पाकिस्तान के मामलात में भी अगर देखेंगे, और ये साइकिल रिपीट होता है, और फिर वकील जो है ये पावरफुल लोगों को बचाने में लग जाते हैं, और ये साइकिल बार बार इंडिया और पाकिस्तान के अंदर रिपीट हो रहा है। और इसका जो रीजन है वो क्या है जी? यहां पे जो क्लासेस बनी हुई है ना, ये जो क्लास है यहां पे, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और एलीट क्लास, तो जो लोग कानून से ऊपर खुद को समझते हैं, अबव द लॉ, जो समझते हैं कि शायद कानून हमें नहीं पकड़ सकता या कानून हमारे नीचे है, वो लोग ये काम करते हैं बेसिकली, अगर आप देखेंगे, ठीक है। अब गैंग रेप है तो जाहिर बात है गैंग पूरा मिलके, एक बंदे की ताकत, उसकी मेंटालिटी, और जब 5 लोग मिलेंगे तो वो और ही ज्यादा आपे से बाहर हो जाएंगे, और साथ में कोई ना कोई पावरफुल एक आध होगा, किसी मिनिस्टर का बेटा, किसी ना किसी तक उसकी अप्रोच जरूर होगी जिसने उसे बेखौफ कर दिया होगा। सिस्टम ने बार बार छोड़ के, क्योंकि वो सिस्टम में गया होगा, उसे पता होगा सिस्टम छोड़ देता है भाई, इसीलिए तो इतना इस टाइम पे जो है वो बहादुर हो चुका है कि भाई इस तरह के काम करे। अदरवाइज एक आम बंदा ये काम करे ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर केसेस हैं। तो पावर, उसके बाद रेप, फिर रेप के बाद उसका मर्डर, मर्डर के बाद फिर जो है जी उसको असल्ट करना, और फिर ये साइकिल बार बार रिपीट होना इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो रीजन हम देख रहे हैं ना, वो क्या देख रहे हैं? वो कहीं ना कहीं जस्टिस सिस्टम के ऊपर आ रहा है, इंसाफ के निजाम के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है कि वो बंदा, उसे पता है कि इंसाफ का निजाम या कानून कैसा है जो उसे उस लेवल पे पनिश नहीं कर सकता। लेकिन हम ये देखते हैं कि यहां पे जो है मुख्तलिफ केसेस हैं, तो ये कहा जाता है भाई कि भाई ये जो औरतें हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। समटाइम हम सुनते हैं कि जो विक्टिम है उसको ब्लेम किया जाता है, ठीक है जी, विक्टिम को। अब सवाल ये है कि जैसे आप सुनते हैं भाई कपड़े कंप्लीट पहन के निकलो, कपड़े कैसे क्यों पहने हुए थे? अब इस डॉक्टर के कपड़े कैसे थे? आप देखें नॉर्मल ड्रेस था, ठीक है। इसी तरह से अगर कपड़ों की बात है तो फिर तो जो यंग गर्ल्स हैं उनके साथ ये केसेस होने चाहिए, फिर बच्चों के साथ क्यों ये केसेस होते हैं? सवाल है, जैसे यहां जैनब का 7 साल की बच्ची थी, इसका क्या कसूर था? अगर आप देखें जैनब अंसारी का जो कसूर का इशू था, और वहां पे भी देखिए कि पावरफुल लोग इन्वॉल्व हुए और उस पे क्या हुआ। तो यहां पे कपड़े नहीं हैं, बल्कि वो जो अंधी ताकत है ना, वो अंधी ताकत इन्हें अंधा करती है, जिस वजह से ये समझते हैं कि कानून इन्हें नहीं पकड़ सकता। तो जो खौफ का ना होना है, रूल ऑफ लॉ का पर्पज ये है कि आप में फियर हो, आपको अकाउंटेबिलिटी का डर हो कि यार मैं कुछ करूंगा तो मुझे उसके ऊपर अकाउंटेबल होना पड़ेगा। फिर हम यहां कहते हैं भाई इस्लामी सजाएं होनी चाहिए, सरेआम जो है उसको फांसी दी जाए ताकि खौफ पैदा हो, लेकिन वो नहीं होता, ठीक है। सो बेसिकली ताकत जो है ना, अंधी ताकत, वो सारे का सारा प्रॉब्लम कर रही है। यहां पे हम विक्टिम को ब्लेम नहीं कर सकते कि औरत ने कपड़े ऐसे पहने हुए थे, बच्ची बाहर क्यों निकली अकेली, ठीक है, जिसकी ड्रेसिंग ऐसी थी। कहीं ना कहीं वो फैक्टर मौजूद है, लेकिन वो फैक्टर हम देखते हैं वो हमें मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया हो गया या बाकी मीडिया जो है वो उसके थ्रू दिखाया जाता है वो कल्चर, जिसमें आप देखिए कैसे जो है वो औरत को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है सेक्सुअली, ठीक है। चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज हो या चाहे वो मीडिया हाउसेज हो, हर जगह पे औरत को बिठा के उसे पोर्ट्रे करके सेक्सुअली जो है जिसके एनजे के तौर पे एक लस्ट क्रिएट की जाती है, और सोसाइटी को जो है वो साइको बनाया जा रहा है, या जिसके एनजे के तौर पे जो है ये इस तरह से ये मामलात हो रहे हैं। वो अपनी जगह एक अलग रोल मौजूद है, ठीक है, जो मीडिया का रोल है, जो ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं चीजों को। लेकिन यहां पे हम देखते हैं तो हमारा जस्टिस सिस्टम सबसे पहले आता है, जो कि ताकतवर को नहीं पकड़ता, और वो इसीलिए जो है वो सबसे पीछे है। तो अगर हम मोटिव देखते हैं, कोई क्राइम सीन अगर हम देखते हैं तो उसके पीछे क्या है जी, डीप रूटेड अगर हम कोई देखते हैं ना, तो उसके अंदर में क्या नजर आता है कि कोई इंडिविजुअल या कोई भी इस तरह का इन्वॉल्व है तो वो बेखौफ है, उसे खौफ नहीं है, क्योंकि उसे जस्टिस सिस्टम पे उसे पता है कि भाई कुछ भी नहीं है, ओके है। फिर हम ये देखते हैं कि यहां पे हमेशा एक और चीज रेप केसेस से जुड़ी हुई है, चाहे वो गैंग रेप हो या मर्डर हो, खास करके वो क्या है जी, वो है पागल। बस ये सबसे आसान तरीका हमारे वकीलों के पास इंडिया और पाकिस्तान के कि वो पागल करार देते हैं। अब देखिए ये नूर मखदूम का जो कत्ल हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, हालांकि वो इतना हाई प्रोफाइल केस था, ये उसके शोहर साहब जी बताते हैं जी हम पागल हैं, ठीक है, वकील ने कहा पागल है। यहाँ पे देखिए अयाज अमीर की जो बहू है उनको जब किया गया इसी तरह से मर्डर, तो उनके बेटे को कहा गया ये भी पागल है, ठीक है। अब ये जो कलकत्ता का रेप केस है उसके अंदर से पेश किया गया, कहा ये पागल है। ये जो अभी बाप और बेटी को जो है वो गाड़ी के नीचे दिया गया, कहा वो लड़की पागल है। सो कहने का मतलब है कि वकीलों के पास एक ही तरीका है, और वो क्या, कि इनको पागल कह दो ताकि इन्हें सजा ना हो। सो इसका मतलब ये लूप होल है। ये लूप होल कहां पे है? कानून के निजाम के अंदर, कि कानून चलता है एविडेंस के ऊपर, तो डॉक्टर से एविडेंस ले लो भाई, देखो दिमागी तौर पे ये सिरका हुआ है। तो वो तो आज शायद हर शख्स जो हालात बने हुए हैं दिमागी तौर पे कहीं ना कहीं अपसेट है, आप रिपोर्ट बनवाएंगे हर शख्स कहीं ना कहीं पागल ही होगा। सो अब ये लूप होल अगर ना हो
तो इसका मतलब यह है कि इनको सजा मिले और इनको जल्दी सजा मिले, बजाय इसके कि केसेस इनके लटके हुए हैं, ये पड़े हुए हैं और उन्हें पता है कि भाई पागल हैं तो हॉस्पिटल भेज दे, अदालत भेज देगी और जान निकल जाएगी। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हर एक जो मर्डर है या जो किलिंग है उसके पीछे खास करके जो रेप के केसेस साथ में चल रहे हैं या जो जेंडर को लेके हैं, ठीक है जी, जो फीमेल जेंडर को लेके हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि कहा जाता है जी मर्द पागल है, ठीक है, और उसको ये इल्जाम दे दिया जाता है। तो ये इस चीज को भी काउंटर किया जाए क्योंकि ये इंसाफ के निजाम पे क्वेश्चन है। सिस्टमैटिक बार्बरिज्म नॉट अ ट्रेजेडी, तो ये जो हादसा हुआ, अगर उसकी हम बात करते हैं, ये जो हादसा हो रहे हैं इसके अंदर भी हम ये देख रहे हैं कि ये सिस्टम बार बार रिपीट हो रहा है। क्या सिस्टम? कि भाई कोई पावरफुल बंदा है, बाद में फिर फोन कॉल्स, अब देखिए इंडिया के अंदर भी तो यही हुआ कि वहां पे जो है फिर हाई कमांड पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि भाई गैंग रेप हुआ, कहा एक ही बंदे ने किया, ठीक है, फिर वो जो बीच में इन्वॉल्व थे पावरफुल लोग थे, अब तक देखें वो पकड़े नहीं गए कंप्लीटली, तो उसके ऊपर जो है वो कैसे साइकिल घुमा। तो पावरफुल लोग जो कानून से ऊपर है इसीलिए तो बेखौफ है। कोई बेखौफ शख्स ही ये काम कर सकता है जिसको कानून का डर ना हो, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर रेप, वो भी गैंग रेप मिलके दोस्तों के साथ, उसके बाद फिर किलिंग्स, फिर उसके बाद जो है वो असल्ट करना, उसका लाश भी पहचानी ना जाए, और उसके बाद ये साइकिल इसी तरह से रिपीट होना, और जब वो कानून के दायरे में जाना तो वहां से पागल होकर जो है वो बाहर निकल जाना, ठीक है। तो उसके बीच में ये पागलपन घूम रहा है और इंसाफ के निजाम की वीकनेसेस घूम रही हैं। तो उसमें भी जो है हम ये देखते हैं कि सोशो कल्चरल फैब्रिक जो हमारी है सब कॉन्टिनेंट की, उसको कहा जा रहा है कि वो क्या करती है, वो पुश करती है। एक तो इंसाफ का निजाम पुश कर रहा है कि वो इनको इंकरेज कर रहा है, दूसरा सोशो फैब्रिक जो कल्चर है हमारी, ठीक है जी, हमारा जो कल्चर है या सोसाइटी है उसके जो लीगल फेलियर्स हैं, ठीक है, वहां पे हम देखते हैं कि प्रॉब्लम है कि जब भी इस तरह से कोई इश्यू होता है तो भाई उसके ऊपर जो है वो कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता जो कि लिया जाना चाहिए। इसलिए बार बार ये रिपीट हो रहा है सिस्टमैटिक बार्बरिज्म के तौर पे, ठीक है। अच्छा, नीड फॉर एंटी रेप कल्चर इनिशिएटिव्स। अब सवाल यह है कि इस सिस्टमैटिक कल्चर को, इस सिस्टमैटिक बार्बरिज्म को कैसे रोका जाए, तो एंटी रेप कल्चर कैसे पैदा किया जाए। देखिए ये है ट्रांजिशनल टाइम, हम एक पुराने दौर से अब नए दौर की तरफ जा रहे हैं, तो जाहिर बात है हम लिबरलिज्म की तरफ जा रहे हैं, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और हम ये कहते हैं कि भाई हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। वहां पे भी रेप होते हैं लेकिन वहां किलिंग्स नहीं होती, ठीक है। तो यहां पे हम एक तरफ से अपनी बहुत इज्जत समझते हैं कि भाई अगर हमारा नाम आ गया रेप केस में तो बहुत इंसल्ट है, उस खौफ से हमने रेप तो कर दिया लेकिन कत्ल कर दिया। तो ये प्रॉब्लम आप समझ रहे हैं कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं कल्चर के अंदर मौजूद है कि हम एजुकेट नहीं कर पा रहे कि जेंडर बेस्ड वायलेंस रोका जा सके, ठीक है, और ह्यूमन राइट्स जो है उसके ऊपर एजुकेशन दी जा सके कि भाई किस तरह से हम इन चीजों को दूर कर सकते हैं। और सोसाइटी में जो ये जो जहर घोला जा रहा है, जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है मीडिया की तरफ से जो हो रही है, ठीक है जी, चाहे मूवीज के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, किस तरह से औरत को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, इसको कहीं रोका जाए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जस्टिस सिस्टम पे बात आती है। अब बेसिकली जस्टिस सिस्टम भी या एजुकेशन के थ्रू हम बता सकते हैं चीजों को, लेकिन ये सेकेंडरी है। जब आप रूट कॉज में जाएंगे ना, देखिए एक बंदे ने रेप किया, किलिंग की, असल्ट की, फिर उसका कानून तक वो पहुंचा ना, फिर कानून ने उसको सजा देनी है और ये साइकिल फिर रिपीट होना है। तो एक तो कानून को स्ट्रांग करना है जो एंड रिजल्ट है ताकि खौफ पैदा हो, दूसरा जो रूट कॉज है उसको आइडेंटिफाई करना है। और रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है ऑब्जेक्टिफिकेशन जो है, ठीक है जी, औरत को कमतर समझना, उसको ये तासुर देना कमतर है, और साथ में जो है उसको सेक्सुअली सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई करना, तो उसके एंजे के तौर पे जो है सोसाइटी के अंदर ये थॉट्स पैदा हो रहे हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो रूट कॉज क्या है कि औरत को हम जिस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं वो ना किया जाए, जो एक्चुअली में इन सोसाइटीज ने रिस्पेक्ट दी हुई है, चाहे वो हिंदुइज्म के अंदर है जो वो देवी मानते हैं, चाहे वो इस्लाम के अंदर है कि हम उसे जिस तरह इज्जत देते हैं वो एक्चुअली में सोसाइटी को दी जाए, ठीक है। और दूसरा क्या किया जाए जी, कानून को इस लेवल पे किया जाए कि भाई ये जो पावरफुल लोग हैं इनके अंदर एक खौफ पैदा हो सके कि भाई हम जो है वो पकड़े जाएंगे, अदरवाइज तो ये ऐसा ही होगा। तो पाथ फॉरवर्ड क्या है? जस्टिस के सिस्टम को बेहतर करना, एजुकेट करना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो शायद हम डिस्कस करते हुए डरते हैं, वो यही है कि भाई मीडिया के थ्रू हम कैसे इन चीजों को कंट्रोल करें, कैसे जो है ऑब्जेक्टिफिकेशन को, क्योंकि मल्टीनेशनल्स इन्वॉल्व हैं, स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, और यही कैपिटलिस्ट सिस्टम है जो हमें कोड ऑफ लाइफ दे रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली वो कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑब्जेक्ट इसी को करता है, इसी को बताता है, और सोसाइटी में खुद ही जहर घोल रहा है और जहां से ये इंसिडेंट्स होते हैं। सो बेसिक जो वजह है वो यही है, ठीक है जी। तो इस केस से हम ये देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।